हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर फर्स्ट यूनिट नंबर हमारी 4 चल रही थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा वान डेर वाल्स समीकरण के संतापी वक्र की हम बात करने वाले। इससे पहले हम 2 संतापी वक्रों की बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ये हमारा अंतिम संतापी वक्र है। जो हमने बात की थी हमने वो लिया था एक, जो हम अधिकतर जो हमने 2 टॉपिक में संतापी वक्र की बात की थी वो एंड्रयू का संतापी वक्र था, जो क्या था, प्रायोगिक मान पर आधारित था और किसके लिए था, वास्तविक गैसों के लिए लागू हो रहा था। पहला हमारे पास जो ये आपको दिखाई दे रहा है, एंड्रूज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जो संतापी वक्र निकाला वो प्रायोगिक मान के द्वारा निकाला और किसके लिए लागू हो रहा था, वास्तविक गैसों के लिए। इसी कारण इसको कहा गया वास्तविक गैसों के लिए संतापी वक्र। जब हम बात करते हैं तो वान डेर वाल्स ने क्या किया, CO2 गैस का संतापी वक्र बनाया अलग अलग तापों के लिए, P और V के मध्य, दाब व आयतन के मध्य। ये भी दाब और आयतन के मध्य था, ठीक है। ये क्या था, ये सभी सैद्धांतिक मानों पर आधारित था। ये क्या था, सैद्धांतिक मानों पर आधारित था। ये किसके लिए हो रहा था लागू, ये वान डेर वाल्स गैसों के लिए संतापी वक्र था। एंड्रयूज का वास्तविक गैसों के लिए संतापी वक्र था। यह जो हमारे पास जो वक्र था वो वान डेर वाल्स गैसों के लिए संतापी वक्र था। अब इन वक्रों की हम तुलना करके इसमें अध्ययन करते हैं। अगर देखिए अध्ययन तुलना करें इन दोनों वक्रों की तो हम बिंदु लेते हैं। जैसे हम पहला बिंदु ले लेते हैं, इसमें से J से I तक। कौन सा लेते हैं, J से I तक लेते हैं। जब J से I तक, जब आप वास्तविक गैसों के संतापी वक्र को देखते हैं, J से I तक क्या होता है, ये लहरदार आपको दिखाई देंगे। परंतु जब मैं वान डेर वाल्स गैसों के संतापी वक्र में यही रेखा देखने का प्रयास करता हूँ J से I का, तो ये क्या होता है, मुझे सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज सीधी रेखा। बस आपको ये तुलना ही करनी है, ठीक है, लगभग समान ही अंतर है, ठीक है। दूसरे अगर मैं बात करूंगा तो F से E तक देखिए, E से F तक देखिए, इसमें क्या होगा, क्षैतिज रूप से प्राप्त होगा। F से E तक क्या होगा, F से E तक क्या होगा, क्षैतिज रूप में हमें प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखते हैं EF HI तक हम देखिए ये हमें क्या प्राप्त होता है, लहरदार। EFGHI तक ये हमें कैसा प्राप्त होता है, लहरदार प्राप्त होता है। ये हमें कैसे प्राप्त होगा, हमें ये लहरदार प्राप्त होता है, ठीक है। अब Q से U तक देखोगे ना तो हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, एक क्षैतिज रेखा प्राप्त हो रही है। कैसे प्राप्त हो रही है, क्षैतिज रेखा Q से U तक। जबकि यहां पर देखते हैं हम Q से U तक, देखते हैं QRSTU, ये हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, सेम लहरदार प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त हो रहा है, हमें सेम लहरदार प्राप्त हो रहा है। अब देखिए लहरदार जो रेखाएं हैं उनकी कोई भी सैद्धांतिक तो उनकी है अवधारणाएं, परंतु वास्तविक रूप से उनकी कोई भी मान संभव नहीं है। सैद्धांतिक रूप से सभी जो लहरदार है ना, सैद्धांतिक रूप से सभी क्या लहरदार है ना, उनका अस्तित्व है, संभव है, से कह सकते हो संभव है, परंतु वास्तविक रूप से देखोगे इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। कोई भी वास्तविक रूप से यह है संभव नहीं है, ठीक है। अब आगे और वक्रों की तुलना करते हैं। तो देखिए वक्र की जब तुलना करोगे, इसमें देखिए 2 दिखाई देगी, F और H देखिए और R और T देखिए। क्या देखते हैं, F व H, R व T देखिए। हमने देखिए संतापी वक्र, जब हम वास्तविक गैसों की हम बात कर रहे थे ना,
किसकी बात करते हैं? संतापी वक्र। जब वास्तविक गैसों की हम बात करते हैं, मैंने क्या कहा था, जब इसके अंदर भी देख लीजिए ना कि हम मैं दाब जैसे कम कर रहा हूँ ना, दाब को बढ़ा रहा हूँ ना, वैसे क्या हो रहा है, आयतन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। परंतु इसके अंदर देखिए वान डेर वाल्स गैसों के अंदर देखिए इसमें दाब तो कम हो रहा है, परंतु आयतन भी क्या हो रहा है, इसके साथ कम हो रहा है। दाब के साथ क्या कम हो रहा है, आयतन भी कम हो रहा है, जो कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति के अंदर संभव नहीं है। किसी भी परिस्थिति के अंदर यह संभव नहीं है। स्थिति के अंदर यह स्थिति संभव नहीं है। कौन सी? कि आयतन के दाब के साथ क्या हो, आयतन भी कम होता हो। ये हमारे पास वान डेर वाल्स समीकरण का संतापी वक्र था, जिसके अंदर हमारा अंतिम क्या पहुंच रहता है, क्रांतिक बिंदु TC। ये भी यहाँ पर भी देखिए क्रांतिक बिंदु TC, और ये दोनों देखिए क्रांतिक बिंदु TC, ये दोनों के अंदर समान प्राप्त होता है। क्रांतिक बिंदु TC और यहाँ पर क्रांतिक बिंदु TC दोनों समान प्राप्त होता है। आप वान डेर वाल्स के द्वारा भी हमारे पास तो क्रांतिक ताप है, उनकी वैल्यूलेशन या उनके मान आप ज्ञात कर सकते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, एक बार सुनने देख लेते हैं। हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वान डेर वाल्स समीकरण का संतापी वक्रों की बात कर रहा था मैंने। दो वक्र लेते, एंडोलूप का वास्तविक गैसों के लिए संतापी वक्र था, एक जो हमारे पास है वो वान डेर वाल्स गैसों के लिए संतापी वक्र है। इन दोनों की हमने क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। जब हम तुलना कर रहे थे हमें क्या मिलता है, देखिए हमें अगर बात करें जैसे आई तक हमें क्या मिल रही है, लहरदार रेखा मिल रही है, जबकि यहाँ पर जे और आई की क्या मिल रही है, हमें क्षैतिज रेखाएं। इसी प्रकार से ये लहरदार और ये हमें कैसे मिलती है, क्षैतिज रूप से। जब मैं यहाँ पर लहरदार की बात करता हूँ तो ये ना सैद्धांतिक रूप से इनका अस्तित्व होता है, संभव है, परंतु जब हम वास्तविक रूप से देखते हैं इनका कोई भी स्थिति संभव नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखोगे ना तो दाब जब बढ़ाया जाता है तो आयतन में क्या होती है, कमी होती है, परंतु यहाँ पर आयतन के साथ दाब में भी कमी हो रही है, या दाब के साथ आयतन में कमी हो रही है, जो भी किसी भी परिस्थिति या किसी भी हाल में ये स्थिति संभव नहीं है। क्रांतिक तापों की बात करो, दोनों वक्र में दोनों स्थितियां समान है। आप वान डेर वाल्स गैस की सहायता से विभिन्न विभिन्न तापों पर क्या ज्ञात कर सकते हो, क्रांतिक ताप या ताप की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हम जो बात क्या करेंगे, क्रांतिक स्थिरांक और वान डेर वाल्स स्थिरांकों में मध्य संबंध की बात करेंगे। देखिए ये जो संबंध है, इन संबंधों को आपको क्या करना होगा, अच्छे से बार बार लिखकर याद करना होगा या इनको रटना होगा। इन वान डेर वाल्स स्थिरांकों और क्रांतिक स्थिरांकों मध्य संबंध के द्वारा आप जो MCQ की बात करेंगे सेमेस्टर के अंदर, जो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सारे किससे हल हो जाएंगे, इनसे हल हो जाने हैं। तो पहले संबंध की बात करते हैं। देखिए अगर बात करोगे ना वान डेर वाल्स स्थिरांकों की, A और B वान डेर वाल्स स्थिरांक है, और बात करोगे क्रांतिक स्थिरांक और BC आयतन स्थिरांक, TC ताप स्थिरांक, और बात करें PC दाब स्थिरांक है, और R क्या है यहाँ पर गैस नियतांक है। ठीक है, ये सभी आपको बता दिए गए। R क्या है यहाँ पर, गैस नियतांक। अब देखिए पहला संबंध देखते हैं, यहाँ पर क्या है, गैस नियतांक आयतन नियतांक के मध्य संबंध है। दूसरे की बात करोगे आप आयतन स्थिरांक और वान डेर वाल्स स्थिरांक B के मध्य संबंध है। तीसरे संबंध की बात करोगे, यह संबंध किसके द्वारा बताता है, दाब स्थिरांक और वान डेर वाल्स स्थिरांक A और B के बीच में संबंध है। अगर आपको वैल्यू दी गई हो क्रांतिक ताप की, क्रांतिक ताप, और अगर वैल्यू दी जाए आपको A B वान डेर वाल्स स्थिरांक को वैल्यू दी जाए और R की भी आपको वैल्यू दी जाएगी, तो आप क्या निकाल सकते हो, क्रांतिक ताप TC निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना हो वान डेर वाल्स स्थिरांक B, तो यहाँ पर गैस नियतांक R, ताप नियतांक TC और दाब नियतांक PC की वैल्यू निकालकर आप वान डेर वाल्स स्थिरांक B की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर बात करें वान डेर वाल्स स्थिरांक 1 की बात करें, तो वहाँ पर गैस नियतांक
ताप नियतांक और दाब नियतांक की वैल्यू ज्ञात कर आप वांडर वाला स्थिरांक ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर बात करें R/DC, P/VC क्या होता है 8/3 और इसकी वैल्यू कितनी आती है 2.67 आती है। अगर इनमें से किसी की भी एक की वैल्यू नहीं दी गई हो और हमें मानना कि इसके बराबर 2.67 होता है तो आप इनमें से एक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आठवां इसके अंदर है PC/VC/R/TC, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.8, जिसको आप क्या लिख सकते हो 0.375 लिख सकते हो। ये Z के इक्वल होता है, किसके होता है संपीड़ितता गुणांक के, किसके बराबर होता है संपीड़ितता गुणांक की वैल्यू होता है, अर्थात Z की वैल्यू भी 0.375 होती है। और आखिरी अंतिम में इसमें TB क्या है यहाँ पर बोयल ताप, TC तो पता होगा आप क्रांतिक ताप, ये बोयल ताप या क्रांतिक ताप की वैल्यू मध्य संबंध है। अगर आपको क्रांतिक ताप दिया हो बोयल ताप पूछे तो ये फॉर्मूला लगा लेना, वैल्यू रख पुट कर देना। अगर क्रांतिक ताप दिया हो तो बोयल ताप की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, TC को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हाइड्रोजन गैस का क्रांतिक ताप क्या है 33.2 है तो इसमें बोयल ताप क्या याद करना है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। हमें क्या याद करना है बोयल ताप क्या याद करना ना, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन आंसर देख लेते हैं। इसमें वैल्यू पुट कर दी, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। TB बराबर क्या लगेगा 3.375 इंटू TC की वैल्यू क्या दी गई है 33.2। ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एथेन गैस के लिए बोयल ताप की गणना कीजिए। वापस बोयल ताप ही ज्ञात करना है और जहाँ पर A और B की वैल्यू इस बार दी गई है, क्या दी गई है A व B की यहाँ पर वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं वो देखते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला निकालते हैं वो निकालेंगे हम ये वाला। पहले हम यहाँ से TC की वैल्यू याद करेंगे, TC 8 इंटू, फिर आप क्या याद कर लीजिए A की हमारे पास वैल्यू दी गई है जो है 5.489, फिर हम लिख देते हैं 27, B की भी वैल्यू दी गई होगी आपको 6.38, सॉरी गुना नहीं है सिंपल है। और यहाँ पर अब बचता है R बचता है, देखिए R की वैल्यू एक ही रही, यहाँ से पुट कर लीजिए लगभग R की वैल्यू ऐसी ही रहने वाली है, तो R का वैल्यू रख देते हैं हम, क्या है R की वैल्यू एक बार यहाँ से रख दीजिए, दी होगी आपको 0.082। ठीक है, मान लेता हूँ ये R की वैल्यू सेम, R की वैल्यू यहाँ पर भी दी गई सेम है। ठीक है, तो हमने क्या किया इस फॉर्मूले के अंतर्गत हमने 8 रख दिया, एक की वैल्यू वांडर स्थिरांक की वैल्यू रख दी है, 20 स्थिरांक की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू दी गिवन दी होगी, माना मैं इस R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो हमारे पास TC की वैल्यू आ जाएगी। TC की वैल्यू आने के बाद में आप किस फॉर्मूले में पुट कर देना, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपके पास बोयल ताप आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमें वांडरवाल स्थिरांक A व B दी गए हैं और हमें A भी दिया गया है, तो इनके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, इनके लिए हम पहले ज्ञात करेंगे TC, फिर हमें BC भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है हमको PC ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं TC की। TC से हम इसी प्रकार से निकलने वाला है। ठीक है, अगर आप TC की बात करोगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कैसे निकलेगा, पहले हम लिख देते हैं A की वैल्यू 4.1 इंटू 8, ठीक है, फिर 27, फिर R की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.082, फिर हम बात करते हैं इसमें B की वैल्यू 0.04, ये हमारे पास आ जाएगी TC की वैल्यू। फिर हमें क्या ज्ञात करनी है, BC की वैल्यू ज्ञात करनी है और PC की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए BC की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको
क्या ज्ञात करना, देखिए वीसी की वैल्यू निकल जाएगी। वीसी की वैल्यू निकालोगे 3 इंटू में क्या करना बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, ये दी गई 0.02। वीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। वीसी और टीसी की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, पीसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पीसी की भी वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, ए इंटू 27 और बी की वैल्यू क्या है 0.04 का वर्ग। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 4.1। ठीक है, इसको जब आप लिखोगे पीसी को 4.1 27 0.4 इंटू 0.4। ठीक है, अगर इसकी बात करोगे तो आप यहाँ से अगर ये हटा देते हैं, ठीक है, इसको या तो गुना कर लेना आप, ठीक, गुना करके इनको फिर इसका भाग दे लेना तो वैल्यू इसकी आ जाएगी पीसी की भी। ठीक है, इस प्रकार से जो वान डेर वाल्स स्थिरांक है, और हम बात करते हैं क्रांतिक स्थिरांक के मध्य संबंध था, इस प्रकार से आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगला जो हमारा है टॉपिक वो है समानित अवस्था का समीकरण या संगत अवस्थाओं का नियम है। देखिए समानित अवस्था का समीकरण क्या है। देखिए प्रारंभ के अंदर हमने माना था कि जो आदर्श गैस थी, जो अवधारणा भी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, आयतन पे दाब को देखा था। हमने कहा था कि दाब के अंतर्गत हमने ये कहा था कि इसमें जो दाब होता है ना, दाब के अंतर्गत कोई आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, और जब ये गति करते हुए कण आपस में टकराते हैं और जब पात्र की दीवार से भी टकराते हैं और इन पर जब ये दाब महसूस करते हैं तो ये इनकी गतिज में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। परंतु जब हमने बात की थी वास्तविक गैसों के लिए, तो देखा था कि आयतन में भी और दाब में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा था। क्या रहा था, दाब आयतन में परिवर्तन आ रहा था, जो हमने किसके द्वारा किया था, संशोधन किया था। आयतन का संशोधन किया, दाब का भी संशोधन किया था हमने, और संशोधन के दौरान हमें क्या प्राप्त हुए थे, स्थिरांक प्राप्त हुए थे ए बी बी, जिन्हें क्या कहा गया, वान डेर वाल्स स्थिरांक कहा गया। में स्थिरांक प्राप्त हुए ए बी बी आयतन व दाब के लिए। परंतु जब यह संशोधन हमने वास्तविक गैसों के लिए किया और जब हमने अन्य गैसों पर भी ये अप्लाई किया, लागू करने का प्रयास किया, तो हमें क्या मिला, ये ना कुछ गैसों पर लागू होता है, सभी गैसों पर लागू नहीं होता है। ये जो उसने संशोधन किया वास्तविक गैसों के लिए और प्राप्त समीकरण निकाला, उसने क्या देखा, ये जो हमने परिवर्तन संशोधन किया कुछ गैसों के लिए लागू होता है, सभी गैसों के लिए लागू नहीं होता है। इस कारण से क्या वान डेर वाल्स नामक वैज्ञानिक थे, उसने क्या क्या कहा, जो वान डेर वाल्स स्थिरांक है इनके जगह पर समानित दाब पीसी, समानित आयतन टीसी और दाब टीसी और समानित आयतन बीसी का प्रयोग किया। वान डेर वाल्स जो स्थिरांक थे उसकी जगह उसने क्या किया, समानित दाब पीसी, समानित आयतन बीसी और समानित दाब टीसी का प्रयोग किया। उन्हें किस प्रकार से परिभाषित किया, उन्हें कुछ ताप को इस प्रकार से लिखा पी आर के रूप में, पी अपॉन पीटी पीसी, सॉरी, ठीक है। टी की बात करोगे टी आर की तो टी अपॉन टी सी, और आयतन की बात करोगे तो वी आर अपॉन वी अपॉन वी सी, ठीक है। इसने इस रूप में परिभाषित किया, ये इस प्रकार से क्या था, समानित दाब पी आर, समानित दाब टी आर और समानित आयतन वी आर था। परंतु इसको क्या एक सिंबल के रूप में परिभाषित किया गया, जहाँ पी आर की बात करें तो इसको पाई से दर्शाया गया, पी आर अपॉन पी सी, ताप को दर्शाया गया किटा के द्वारा, और
आयतन को दर्शाया गया साई के द्वारा। अगर वो हम हल करते हैं तो अलग अलग पी, टी और बी की वैल्यू निकल जाती है हमारे पास। एरा पी, एरा क्यू, सॉरी टी, ये क्या रहा है हमारे पास आयतन वी। जब इन सभी का मान हमने किस में रखते हैं, आदर्श गैस समीकरण में, तो ये रहा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इनकी पी की रख लेते हैं। पी की जगह वैल्यू रखेंगे तो पाई अपॉन पी सी प्लस ए क्या आ जाएगा, और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी साई स्क्वायर, और वी सी की भी स्क्वायर। फिर हम वापस v की वैल्यू देते हैं 5vc माइनस b, और बात करते हैं हम जिसकी r की वैल्यू की बात करते हैं, r की बात कर लेते हैं। r कहाँ पर है, सॉरी t की वैल्यू बात करते हैं। t की वैल्यू हमारे पास आता है किटा अपॉन टी सी। जब आपको ये क्रांतिक स्थिरांक और वांडरवाल स्थिरांक भी अगर याद है तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, b की, और हम क्या लिखते हैं a की वैल्यू को पुट करते हैं। a और b की वैल्यू को मान यहाँ से, तो b की वैल्यू रखोगे, पहले हम लिख लेते हैं a की वैल्यू। a का मान क्या है यहाँ पर 27/64 r स्क्वायर टी सी स्क्वायर पी सी स्क्वायर, सॉरी पी सी सिंगल है पी सी, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास साई स्क्वायर और वी सी स्क्वायर प्लस 5c ऐसे आ जाएगा इंटू, सॉरी, और b इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास r, यहाँ पर b की वैल्यू पुट रखनी थी, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। वी सी बी की वैल्यू रख देते हैं। बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी RTC और 8PC। इक्वल की बात करें R किटा और TC। जब इस समीकरण को हम हल करते हैं, सभी के मान रखने के बाद में जब हम इस समीकरण हल करते हैं तो हमें कौन सी समीकरण प्राप्त होती है, ये समीकरण प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत जो वांडरवाल स्थिरांक थे ए बी के जगह हमने सम्मानित ताप, सम्मानित दाब व सम्मानित आयतन से इनको रिप्लेस कर लिया है, बदल दिया है। अब ये क्या होता है कि जो हमने समीकरण लगाई है, इसी समीकरण को क्या बोलते हैं, सम्मानित अवस्था समीकरण कहते हैं। ये जो समीकरण आई है इसको क्या बोलते हैं, सम्मानित अवस्था समीकरण कहते हैं, जो सभी गैसों के लिए लागू होती है। ये क्या होती है, सभी गैसों के लिए लागू होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं संगत अवस्था का नियम। देखिए, जब हम संगत अवस्था के नियम की बात करते हैं तो सम्मानित ताप Tc और सम्मानित दाब Pc का मान समान हो जाए या क्या हो जाए, बराबर, समान या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये क्या दर्शाते हैं, आदर्श व्यवहार से विचलन। ठीक है, अगर सभी गैसों के लिए सम्मानित ताप Tc और सम्मानित दाब Pc का मान एक हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो क्या करते हैं, आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं संगत अवस्थाओं का नियम कहते हैं। ठीक है, एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। सम्मानित अवस्था समीकरण क्या होती है, सम्मानित अवस्था समीकरण वह होती है जब हम आदर्श गैसों की हम बात कर रहे थे, तब क्या होता है, आयतन में दाब में वास्तविक गैसों के मुकाबले कुछ अंतर आया। ये अंतर कैसे आया, यह आया आयतन संशोधन में दाब संशोधन द्वारा। जब इनमें संशोधन किया गया तो इनको वांडरवाल स्थिरांक ए व बी से रिप्लेस कर दिया गया, बदल दिया गया। परंतु जब हम सभी गैसों के लिए ये ज्ञात करते हैं, वास्तविक गैसों के लिए, तो वांडरवाल स्थिरांक ए व बी की वैल्यू सभी के लिए भिन्न भिन्न थी। इसी जगह वांडरवाल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इन क्रांतिक स्थिरांक थे ए व बी के जगह पर सम्मानित ताप Tc, सम्मानित ताप की बात करें कीटा, सम्मानित दाब Pc की बात करें पाई, और सम्मानित आयतन की बात करें साई,
को उनसे बदल दिया गया। जब यह समीकरण बनी क्रांतिक स्थिरांकों के क्रांतिक जो उसने माने थे स्थिरांक ए बी वांडरवाल स्थिरांक माने, तो इनकी जगह पर जब इनको सम्मानित को क्या किया गया, बदल रखा गया, तो ये जो प्राप्त समीकरण हुई इसी को क्या कहा गया, संगत अवस्थाओं का नियम। ये जो संगत अवस्था के नियम थे जिसके अंदर समानित ताप, समानित दाब, समानित आयतन थे, वो सभी गैसों के लिए समान मान प्राप्त हो रहे थे इसके लिए। ठीक है, अगर हम संगत अवस्था को नियम की बात करें तो माना सभी गैसों के लिए अगर क्रांतिक ताप की बात करें और समानित दाब व समानित ताप की बात करते हैं, समानित दाब व समानित ताप की बात करते हैं, इनका मान बराबर हो जाए या एक हो जाए सभी गैसों के लिए, तो वे क्या करते हैं, आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। यही नियम क्या कहलाता है, संगत अवस्थाओं का नियम। क्या कहलाता है, संगत अवस्थाओं का नियम कहलाता है। तो आशा करते हैं आज लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट से उसमें लिख दिया जाएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।